स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा परिचय, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की प्राध्यापक हूँ और आज चर्चा का विषय है प्रारंभिक हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का प्रारंभिक इतिहास अर्थात आर्य भाषाओं के धारा प्रभाव में हिंदी भाषा का जन्म कब और कैसे हुआ, किस भाषा से हुआ और इसके अध्ययन के लिए आज हमारे पास क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, हम आपको इन ऐतिहासिक तथ्यों से आपका परिचय कराएंगे। स्पष्ट है कि भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का जन्म भी आर्यों की प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ था। गत सहस्र वर्षों में संस्कृत भाषा धीमे धीमे कैसे हिंदी में परिवर्तित हो गई और आज इसके लिए क्या क्या सामग्री उपलब्ध है, इस सारी चर्चा को हम 3 कालों में विभक्त कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रथम है प्राचीन काल 15 से ईस्वी, जिसका समय है 15 से ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, इसे संस्कृत काल कहते हैं। दूसरा है मध्यकाल, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इसे पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा काल कहते हैं। तीसरा है आधुनिक काल 10वीं 1000 शताब्दी से वर्तमान तक, जिसे अपभ्रंश भाषा और आधुनिक हिंदी तथा बोलियों का काल कहा जाता है। अब हम इन तीनों कालों में भाषा की स्थिति और परिस्थिति की क्रमशः चर्चा करेंगे। पहले है प्राचीन काल। इस काल में संस्कृत भाषा का बोलबाला था। सभी लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और उसी का शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। अतः इस काल में संस्कृत भाषा के 2 रूप अवश्य थे। पहला है वैदिक संस्कृत, जिसमें संस्कृत वाङ्मय की रचना हुई है, और दूसरा है लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, माघ, अश्वघोष, कालिदास जैसे महान साहित्यकारों की रचनाएं हैं। इस भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना यद्यपि भिन्न भिन्न कालों में हुई है, किंतु उसका संपादन एक ही स्थान से होने के कारण इसमें उस समय के भाषा भेद का पता नहीं चलता, किंतु इसका संपादन पश्चिम के मध्य देश में से हुआ था। इसीलिए इस भूमि भाग पर रहने वाले आर्यों की भाषा का पता अवश्य चलता है। इस ग्रंथ की रचना ईस्वी से 1000 सहस्र ईस्वी पूर्व हुई थी। 1000 सहस्र ईस्वी पूर्व मानी जाती है। हाँ, इस भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न देश कालों में हुई है, किंतु इसका संपादन एक ही स्थान से एक ही व्यक्ति द्वारा होने के कारण इसमें भाषा भेद का पता नहीं चलता है। किंतु इस ग्रंथ का संपादन देश के पश्चिमी भाग मध्य देश अर्थात गंगा के उत्तरी पूर्वी भाग से हुआ था। इसलिए उस भूमि भाग पर रहने वाले आर्यों की भाषा का पता अवश्य चलता है। इस ग्रंथ की रचना ईस्वी से 1 सहस्र वर्ष पहले की मानी जाती है। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस ग्रंथ की भाषा साहित्यिक है। इस ग्रंथ की भाषा साहित्यिक होने से इस बात का पता चलता है कि उस समय आर्यों की इस भाषा के साथ साथ दूसरी कोई ठेठ बोली अवश्य होगी। भले ही उसके रूप हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर इन साहित्यिक वानगियों से उनके बारे में प्रकाश डाला जा सकता है। ऋग्वेद का प्रकाश डाला जाता है। यह भाषा इस काल की भाषा निरंतर परिवर्तित और विकसित हो रही थी। इसके प्रमाण हमें ब्राह्मण ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन आगे चलकर कुछ समय के बाद व्याकरणाचार्यों ने ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने व्याकरण के नियमों के द्वारा इस भाषा को ऐसा जगड़ा कि इसके परिवर्तन की संभावनाएं बंद हो गई, जिसके फलस्वरूप यह भाषा
का नाम, जिसके फलस्वरूप यह भाषा साहित्यिक भाषा परिवर्तन और विकास से अलग पड़ गई और इस भाषा का नाम संस्कृत भाषा पड़ा। इसका प्रयोग उस समय से आज तक संपूर्ण भारत में धर्म और शास्त्र की भाषा के रूप में होता आ रहा है। इस काल के अंत में भाषा का शिष्ट और मानक रूप तो एक ही था, किंतु क्षेत्रीय 3 बोलियां विकसित हो गईं, जिन्हें पश्चिमी, मध्य देशी और पश्चिमोत्तरी नाम से अभिहित किया गया। साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन होते रहे, किंतु साहित्यिक भाषा में बोलचाल की भाषा के मिश्रण से भाषा का स्वरूप में परिवर्तन हो गया और इस परिवर्तित भाषा के इस परिवर्तित स्वरूप को विद्वानों ने नए नाम से अभिहित किया और यहीं से भाषा का मध्यकाल शुरू होता है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा 500 ईस्वी तक आते आते विकसित होने के कारण प्रकृतितः काफ़ी बदल गई। भाषा के इस परिवर्तित स्वरूप को लोगों ने पाली भाषा, विद्वानों ने पाली नाम दिया और उसी से पाली भाषा का साहित्य में प्रयोग शुरू हो गया। पाली भाषा का समय साहित्य में 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार होने से यह भाषा सर्वमान्य हो गई। इसी तरह ईसा से 250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक की धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए शिलालेख और धर्मलिपियों में इस भाषा के प्रयोग होने से यह भाषा और भी पल्लवित विकसित हुई। धर्मलिपियों की भाषाओं को देखने से यह पता लगता है कि उस समय भारत की भाषा में कम से कम तीन भिन्न रूप अवश्य थे, पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी। कोई दक्षिणी रूप भी होगा, किंतु इस संबंध में निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इस काल की भाषा पाली कदाचित सौर श्रेणी के किसी प्राचीन बोली भाषा से ही उत्पन्न हुई थी। अब साहित्यिक भाषाएं, साहित्यिक प्राकृतिक भाषाएं पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी सदी तक लोगों की बोली निरंतर परिवर्तित होती रही। अशोक की धर्मलिपियाँ इस काल में आकर संस्कृत प्राकृतिक नाम से प्रसिद्ध हुई। मध्यकाल में संस्कृत के साथ साथ इन प्राकृतिक भाषाओं का भी प्रयोग होने लगा। धर्म और काव्य ग्रंथ लिखे जाने लगे। संस्कृत नाटकों में भी इस भाषा को संस्कृत के समान पदवी मिलने लगी। स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग होने लगा। समकालीन समय के कुछ समय के बाद होने वाले विद्वानों ने इन भाषाओं के भी व्याकरण रच डाली। इन प्राकृतिक भाषाओं के व्याकरण रचने से साहित्य और व्याकरण के कारण इसकी भाषा की मूल प्रवृत्ति ही परिवर्तित हो गई। इन प्राकृतों के साहित्यिक रूप के नमूने आजकल हमें प्राकृतिक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। उस समय की बोलियों के शुद्ध रूप के संबंध में बहुत ज्ञान नहीं है, किंतु अशोक की धर्मलिपियों की भाषा से उस समय पूर्वी और पश्चिमी 2 रूप होने के स्पष्ट भेद मालूम होते हैं। पश्चिमी भाषा का मुख्य रूप सौरसेनी प्राकृत था। पूर्वी भाषा का मागधी अर्थात मगध या दक्षिण बिहार की भाषा। इन दोनों के बीच के भूभाग में मिश्रित भाषा बोली जाती थी, जिसे अर्धमागधी कहलाती थी। महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र के बरार प्रांत और उसके आसपास बोली जाती थी। उसके निकटवर्ती प्रदेशों में बोली जाती थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में कदाचित कोई एक भिन्न भाषा अवश्य रही होगी, लेकिन इस भाषा का संबंध सिंध नदी के तट पर बोली जाने वाली भाषा सा होगा। इस भाषा की स्थिति के प्रमाण हमें अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। अपभ्रंश भाषाएं हैं 500 ईस्वी से 10वीं ईस्वी तक। प्राकृतिक भाषाओं को साहित्य में प्रयुक्त होने पर व्याकरणाचार्य ने व्याकरण के इतने कठिन और असहज नियमों में बांध दिया, किंतु जिन बोलियों के आधार पर इनकी रचना हुई उन्हें व्याकरण के नियमों में बांधा नहीं जा सका। वे लोगों की बोलियां निरंतर विकसित होती रहीं। व्याकरण के नियम के अनुकूल मंझी हुई और बंधी हुई भाषाओं के सामने विद्वानों ने इन्हें अपभ्रंश भाषा कहा। अपभ्रंश अर्थात बिगड़ी हुई भाषा, लेकिन भाषा के तत्ववेत्ताओं ने इसका वास्तविक अर्थ विकास को प्राप्त हुई भाषाएं कहा।
जब साहित्यिक प्राकृतिक भाषाएं मृत हो गईं तो उस समय अपभ्रंश भाषाओं के भाग्य जगा, इनको भी साहित्य में स्थान मिलने लगा। साहित्यिक अपभ्रंशों के लेखक अपभ्रंशों का आधार प्राकृतों को मानते हैं। ये लेखक तत्कालीन भाषा के आधार पर उसमें अपने अनुसार परिवर्तन करके इसमें साहित्य की रचना करते थे। अतएव साहित्यिक प्राकृतों के समान साहित्यिक अपभ्रंशों से भी लोगों की तत्कालीन भाषा के संबंध में कुछ पता नहीं लगता, मात्र उस समय की बोली पर प्रकाश अवश्य पड़ता है। विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप होगा, जैसे शौरसेनी प्राकृत का शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत का मागधी अपभ्रंश, मराठी प्राकृत का मराठी अपभ्रंश इत्यादि। व्याकरणों ने अपभ्रंशों को इस प्रकार विभक्त नहीं किया, वे केवल 3 अपभ्रंशों के साहित्य रूप मानते हैं, जिनके नाम हैं नागर, ब्राचड़ और उपनागर। इनमें नागर अपभ्रंश सबसे मुख्य थी। यह गुजरात के उस प्रांत में बोली जाती थी जहाँ नागर ब्राह्मण रहते थे। नागर विद्यानुरागी थे के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हीं के नाम से कदाच नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हेमचंद्र हैं, जो गुजराती ही थे, और इनके मतानुसार नागर अपभ्रंश का आधार शौरसेनी प्राकृत था। ब्राचड़ अपभ्रंश सिंध की बोली थी। उपनागर अपभ्रंश ब्राचड़ और नागर के मेल से बनी हुई थी। अतएव पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की बोली भी थी। अपभ्रंशों के संबंध में हमारे ज्ञान के मुख्य आधार हेमचंद्र हैं, किंतु इन्होंने केवल नागर शौरसेनी अपभ्रंश के ही वर्णन किया है। मार्कंडेय के व्याकरण से भी इन अपभ्रंशों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चलता है। इन अपभ्रंश भाषाओं का काल 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषाएं द्वितीय काल की अंतिक अवस्था की घोतक हैं और इन अपभ्रंशों के प्रमाण आज अपभ्रंश साहित्य में भरपूर मिलते हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल, आधुनिक आर्य भाषा काल, एक ही 10वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक। इनमें भारत की वर्तमान भाषाओं हिंदी तथा उसकी उपभाषाओं की गणना की गई है। इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक भाषाओं से नहीं हुई थी, बल्कि अपभ्रंशों से हुई थी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और पहाड़ी भाषाओं का जन्म हुआ था। इसी तरह से मागधी से बिहारी, बंगाली, आसामी और उड़िया भाषा का संबंध है। पूर्वी हिंदी का अर्ध मागधी से संबंध माना जाता है। मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से संबंध है। वर्तमान पश्चिमोत्तरी समूह के लिए भी कोई भाषा समूह रहा होगा। भारत में इस विभाग के लिए प्राकृतों का कोई साहित्यिक रूप नहीं मिलता है। सिंधी के लिए व्याकरणों ने ब्राचड़ अपभ्रंश का सहारा लिया है। लहदा के लिए केकई अपभ्रंश की कल्पना की है। ब्राचड़ अपभ्रंश से मिलती जुलती जो रही होगी, पंजाबी का संबंध केकई अपभ्रंश से होना चाहिए, किंतु बाद में इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव बहुत पड़ा है। पहाड़ी भाषाओं के लिए खस अपभ्रंश की कल्पना की गई है, किंतु बाद में यह भी राजस्थानी अपभ्रंश से बहुत प्रभावित हुई है। वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का साहित्य में प्रयोग कम से कम 13वीं शताब्दी से आरंभ हो गया था तथा अपभ्रंश का व्यवहार 14वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा, क्योंकि किसी भी भाषा के साहित्यिक रूप में परिवर्तित होते होते कुछ समय अवश्य लगता है। इस बात को ध्यान में रखकर यह कहना अनुचित न होगा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतिम रूप अपभ्रंशों से तृतीय काल की आर्य भाषाओं का जन्म 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। भारत की इसी समय भारत की राजनीतिक उथल पुथल में स्मरणीय घटना हुई कि 10वीं ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और कुछ समय के बाद इन आधुनिक आर्य भाषाओं से कुछ समय के बाद भारत में भारतीय राजाओं के राज्य छिन्न भिन्न हो गए। तुर्की बादशाहों ने भारत पर राज किया और यह हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के लिए बहुत बड़ा आघात था, जिससे वो उस समय से आज तक इस आघात को सहन नहीं कर पाई है।
आधुनिक आर्य भाषाओं में हमारी हिंदी भी सम्मिलित है। उसका जन्म भी 10वीं ईस्वी से लगभग माना जाता है। अंत में इन तीनों कालों के बीच में भाषाओं में जो परिवर्तन हुए वो इतनी सूक्ष्मता से हुए कि उन तीनों के बीच में अलग अलग लकीरें खींचना मुश्किल काम है। ऋग्वेद के एकाध रूपों को देखने के बाद मध्य काल में अगर जाया जाए तो सबसे पहले अशोक की धर्मलिपियों जो 200 ईस्वी पूर्व में पाए जाते हैं। यहाँ यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं है किंतु पूर्ण परिवर्तित रूप में है। मध्यकाल की भाषा से आधुनिक काल की भाषा में परिवर्तन इतने सूक्ष्म रूप में हुए कि इनके बीच में की भाषाओं को किस काल में रखा जाए यह निश्चित करना मुश्किल है। फिर भी इन तीनों कालों की भाषा में अपनी अपनी विशिष्टता है। प्राचीन काल की भाषा संयोगात्मक है। इसमें संयुक्त स्वरों और संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया गया है। मध्यकाल की भाषा संयोगात्मक अवश्य, किंतु इसमें संयुक्त स्वरों और व्यंजनों के प्रयोग से बचा गया है। आधुनिक काल की भाषा में संयुक्त स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग न होकर भाषा वियोगात्मक हो गई है। स्वरों और व्यंजनों वियोगात्मक हो गई। स्वरों और व्यंजनों के बीच में संयुक्त स्वर डाले जाने लगे। वर्तमान बाह्य समुदाय की दो भाषाएं जो आजकल संयोगात्मक की तरफ जा रही हैं, इस प्रकार वे प्रथम काल की भाषा की तरफ झुक रही हैं। मालूम होता है कि परिवर्तन का यह चक्र पूर्ण हुए बिना नहीं रहेगा और भाषाएं अपने प्राचीन काल की तरफ फिर से झुक रही हैं। आधुनिक काल की आर्य भाषाओं तथा हिंदी का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हुआ था, जिसे आप पीपीटी में दर्शाए गए कोष्टक में देखकर समझ सकते हैं। जैसे सौरसैनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का जन्म हुआ। पैसाची, लहंदा और पंजाबी भाषा का जन्म हुआ। ब्राचड़, सिंधी भाषा, महाराष्ट्री मराठी भाषा, मागधी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, भाषाओं के संबंध में जो कुछ भी ऊपर कहा गया है, आपको दर्शाया गया है, वह सब यूरोपीय और भारतीय विद्वानों द्वारा भाषा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के आधार पर। इन विद्वानों के नाम तथा ग्रंथों के संदर्भ हम आगे नीचे संदर्भ ग्रंथ सूची में देख सकते हैं और इन ग्रंथों के सहारे आप इस विषय में विशिष्ट जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, जॉन स्पींस, यह सभी पुस्तकें इंग्लिश में है। कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ द इंडिया, ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न हिंदी, पूर्वी हिंदी का व्याकरण, रूडल्स हार्नली, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का व्याकरण, ईसाई मिस्री केलांग, विल्सन फिलोलॉजिकल लेक्चर, भारतीय भाषाओं पर लेक्चर, रामकृष्ण भंडारकर, अरेजियन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा की उत्पत्ति, सुनीत कुमार चटर्जी। इसी तरह हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भारती हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर नगेन। इस विषय पर अगले सत्र में हम हिंदी भाषा का विकास के संदर्भ में हिंदी भाषा की बोलियों और उपबोलियों के भाषा में चर्चा करेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय टीवी